नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा शो क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ में मेरे सहयोगी विश्व मोहन। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर वार्ता के नए दौर की शुरुआत हो गई है। अमेरिकी डेलीगेशन भारत में आ चुका है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी और आज हम देख रहे हैं कि बाजार जो है थोड़ा दिशा की तलाश में है। आज और कल हमने आपको सुबह कहा भी था कि बाजार में आप ना इसी तरह का मूव देखेंगे, उतार चढ़ाव होता रहेगा और एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिखा भी है। इस वक्त जो बाजार की स्थिति है थोड़ी सी फिर से कमजोर दिखाई दे रही है। निफ्टी है करीब 50 अंक नीचे, 25,800 के बेहद करीब, यही सपोर्ट के लेवल भी हैं 25,750 के। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 350 अंकों की गिरावट है। लेकिन बाजार में आपके इंडेक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या ये गिरावट है ये बाइंग का मौका है या फिर इंडेक्स को भी छोड़ दें, स्टॉक्स पर फोकस करें? स्टॉक्स में एक्शन बहुत सारे हैं, इनके आगे बातचीत करेंगे, आपके लिए बढ़िया ट्रेड समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि 1.5 घंटे में हम करने क्या वाले हैं। फटाफट उसकी एक झलक आपके सामने रख देते हैं। तो 2:05 पर इंडेक्स को लेकर आपको हम गाइड करेंगे और ये बताएंगे कि वायदा से जो संकेत मिल रहे हैं, वायदा में जो आंकड़े फॉर्म हो रहे हैं, उनसे क्या क्यूज मिल रहे हैं। क्लोजिंग ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट से जानेंगे 2:10 पर। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। 3 बजे मार्केट ट्रेड 3 हम लेकर आएंगे। 3:10 पर BTST और STBT के ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल आपका फोकस कहां पर होना चाहिए, उनकी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जरा देख लेते हैं कि बाजार में किस तरह का कारोबार आज के सत्र में हो रहा है। आज उतार चढ़ाव हमने देखा। लोअर लेवल्स अगर आप देखेंगे तो रिकवरी आई, लेकिन फिर से उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। दिन के दौरान करीब 100-125 अंकों की तेजी हो गई थी, लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि 60-65 अंकों के आसपास के नरमे पर आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक 58,900 के आसपास है, करीब 300 अंकों की गिरावट हो गई। तो फिर से जो सपोर्ट रेंज था 58,800 से 59,000 का, उसके बीच में निफ्टी बैंक चला गया है। और जो चढ़ने वाले शेयरों की जो संख्या है इस वक्त गिरने वाले शेयरों के मुकाबले आपको कम दिखाई देगा। निफ्टी बैंक ऊंचाई से करीब 500 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मेटल्स में तेजी है और ये तेजी इस वजह से है क्योंकि अमेरिका में US फेड की दरें घटने की उम्मीद है। दरें घटी तो डॉलर वीक होगा, एक और ट्रिगर बन जाएगा मेटल्स के लिए। आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा आपको बाइंग दिखेगी। हिंदुस्तान जिंक के लिए ट्रिगर यह है कि चांदी के भाव पहुंच गए हैं रिकॉर्ड ऊंचाई पर 1,90,000 रुपए। आज हमने देखा कि वायदा में प्राइसेस निकल गए। बलरामपुर चीनी आज काफी रौनक दिखाई देगी आपको शेयर में, करीब 5% ऊपर है। लेकिन याद रखिएगा कि जुलाई में जहां पर प्राइसेस थे वहां से करीब 30-35% ये शेयर टूटा था। तो आज थोड़ी सी रिलीफ रैली, थोड़ी सी मिठास लौटती हुई दिखाई दी है आज बलरामपुर चीनी के शेयर में। और बाकी भी शुगर स्टॉक्स में आज आपको हम देखेंगे कि रौनक दिखाई देगी। लेकिन ये शेयर आज फिर से दबाव आपको दिखाई देगा। केन्स टेक का शेयर फिर से टूट रहा है। डिक्सन टेक के शेयर पर भी दबाव है। डिक्सन 5.5% टूट गया है। एक वैल्यूएशन की चिंता तो थी ही पहले। आज आप देखिए डिक्सन 13,000 रुपए के भी नीचे चला गया है और केन्स टेक के शेयर में भारी गिरावट है क्योंकि कोटक की एक रिपोर्ट आई है, उसके चलते थोड़ा सा माहौल खराब हो रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर केन्स टेक पर सवाल खड़े हुए थे और कल हमने थोड़ी बाइंग आती हुई देखी मैक्वारी की रिपोर्ट के बाद। लेकिन आज फिर से ये पूरा का पूरा स्पेस दबाव में आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में कहां पर एक्शन है, कौन से शेयर बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, कौन से शेयर गिरावट का शिकार हैं, जरा एक चेक ले लेते हैं। आपको बता देते हैं कि क्या एक्शन है बाजार का। विश्वमोहन के पास है आज के बजिंग स्टॉक्स की लिस्ट। विश्वमोहन बताइए आज बाजार का मेजर एक्शन स्टॉक्स में कहां पर है? देखिए, मेजर एक्शन जैसा आप बड़ी बातों में बता रहे थे, मेटल्स पे ज़्यादा फोकस है और यहाँ पे जो लीड कर रही है वो हिंदुस्तान जिंक। लगातार तेजी है, चांदी के दाम जिस तरह से बढ़े और जिस तरह के उनके प्लान्स है कि यहाँ से कैपेसिटी डबल करने का उन्होंने टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है। वेदांता एक बड़ी यूरिया प्लांट भी लगाने वाली है, हालांकि कॉन्ग्लोमेरेट है और उनकी पेरेंट कंपनी भी है हिंदुस्तान जिंक की, वहाँ पर भी ज़बरदस्त तेजी। हिंडाल्को काफ़ी अच्छा चल रहा है। पूरा मेटल स्पेस है जिससे बाजार को लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। तो मेटल शेयरों की चमक आज सबसे ज़्यादा दिख रही है। एक स्टॉक शुरुआती कारोबार से ही तेज है, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने को मंजूरी मिली। उसके बाद ये स्टॉक आज के सत्र में अच्छी तेजी दिखा रहा है, करीब करीब 3% की तेजी दिख रही है। 1,000 रुपए के आसपास ये स्टॉक अब पहुंच चुका है। शानदार तेजी। इसके बाद जो एक सेक्टर है जो आज बाजार को सपोर्ट दे रहा है मेटल के बाद, वो है फार्मा का।
फार्मा शेयरों में भी अच्छी तेजी दिख रही है। सारे स्टॉक्स आप देखें, चाहे वो वॉकआउट हो, डिवीज लैब हो, अजंता फार्मा हो या टोरेंट फार्मा हो, ये सारे स्टॉक 1 से 2% की तेजी आज के सत्र में दिखा रहे हैं। लॉक इन खत्म हुआ है ग्रो का, ये इसके बाद ये शेयर आज फिर से यहाँ पर दबाव में दिख रहा है। कल भी हमने देखा कमजोरी थी और वो कमजोरी आज भी जारी है। आज भी 4% से ज़्यादा खत्म हुआ है। तो जो बड़े निवेशक हैं उनके निकलने की चिंता से ये दबाव यहाँ पर बना है। शुगर एमएसपी यानी शुगर की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होती है वो बढ़ने की अटकलें फिर से तेज हो गई है बाजार में। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार एथनॉल प्राइसेस को भी रिवाइज ऊपर की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि कई सालों से ये दोनों बढ़े नहीं है। इस उम्मीद में अब शुगर स्टॉक्स काफ़ी चल रहे हैं। और देखिए, और साथ साथ हम जानते ही हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह को इजाज़त दी हुई है, 15 लाख टन का कोटा इस सीजन में मिला हुआ। तो ये सारे फैक्टर हैं जो शुगर शेयरों के लिए, शुगर मिलों के लिए बेहतर है। और उसी के दम पे आज देखिए ज़बरदस्त तेजी है, 3 से 7-8% तक की तेजी। कुछ छोटे शुगर स्टॉक तो 20-20% तक भागे हुए हैं। तो एक ज़ोरदार रैली का माहौल पूरे ही शुगर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केमिकल शेयरों में आज अच्छी तेजी है। केमिकल में आप देखिए तो नवीन फ्लोरीन देखिए, रैलिस देखिए, हिकाल देखिए, सारे स्टॉक्स हैं जहां पे ज़बरदस्त तेजी है। 7% तक की तेजी भी यहां पे हिकाल में देखने को मिल रही है। तो ये पूरा पैक ही है जहां पर आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इंडिगो आज भी कमज़ोर है। उड़ानों में 10% कटौती के सरकार के फैसले से ये दबाव आज बना है। कल कोशिश हो रही थी थोड़ी रिकवरी की, लेकिन आज वापस से दबाव दिख रहा है। और दूसरा एक एयरलाइन स्पाइस जेट, वो दूसरी एकमात्र लिस्टेड है इंटरग्लोब के अलावा, वहां पर अब एक्शन दिख रहा है। वो स्टॉक पिछले 4 दिन ही करीब 19% चल चुका है। भारी गिरावट के बाद स्पाइस जेट पर एक्शन शिफ्ट हो गया है और इंडिगो पर दबाव बनेगा, क्योंकि अगर 10% इनकी कैपेसिटी कम होती है तो डेफिनेटली इसका फायदा यहां पर इंडिगो को मिलेगा। हालांकि दिन की ऊंचाई से स्पाइस जेट पर में भी आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में अच्छी तेजी दिख रही थी। चलिए, ये तो कुछ ये एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट है, लेकिन बाजार का और क्या अपडेट है, बाजार के लिए और कौन कौन से ट्रिगर है जो बाजार को यहां से ड्राइव कर सकते हैं, और साथ ही लेवल्स कौन से होंगे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, समझने के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, बताएं। विष्णु, देखिए, हमने सुबह कहा था कि बाजार आज और कल वेट एंड वॉच के मूड में होगा और उथल पुथल होगी। उथल पुथल आज हमने दिन भर देखा है। और सुबह हमने जो सपोर्ट के लेवल बताए थे, कम से कम अभी तक तो रेस्पेक्ट किया है। हमने कहा था कि निफ्टी के लिए जो सपोर्ट होगा 25,750 का होगा। आज आप लो देखिए 25,750 का ही है। निफ्टी बैंक के लिए हमने कहा था कि अगर नीचे की तरफ जाएगा तो फिर 55,800 से लेकर 56,000 के बीच में एक सपोर्ट हम देखेंगे। आज कम से कम अभी तक तो उस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया है। और अच्छी बात यह है अभी तक बाजार के, विश्वमोहन, की कल के जो लोज थे निफ्टी ने उसको अभी तक टेस्ट किया नहीं है। तो बाजार कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत आज से शुरू हुई है 2 दिनों की, दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच में, वहां से क्या निकल के आता है। देखिए, बाजार एक जमाना था कि हम देखते थे कि आईआईपी के डेटा, इन्फ्लेशन के डेटा, जीडीपी के डेटा, ये तमाम डेटा आते थे, बाजार रेट करता था। लेकिन बाजार का दस्तूर अब ये हो गया कि जो बीत गई वो बात गई। अब बाजार आगे देखना चाहता है। तो आगे के ट्रिगर्स क्या हैं, आगे के जो इमीडिएट ट्रिगर्स हैं और जो बड़ा हैंगओवर रहा है वो यही रहा कि ट्रेड डील को लेकर खबरें कब आएंगी। अब वो मतलब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिनों की बात है नहीं। और उसके पहले बाजार में इस तरह का आप अस्थिरता, उतार चढ़ाव आप देखेंगे, साइड के ट्रेड मिलेंगे। और जब ये एक्सट्रीम वोलेटिलिटी जब होती है ना, तो फिर इंडेक्स से दूर रहना ही बेहतर होता है। और हम यही गाइड भी कर रहे थे हमारे जो दर्शक हैं, जो रिटेल जो ट्रेडर हैं उनको। तो आज क्या अगर हम सत्र की बात करें तो दिशा की तलाश है। और निफ्टी बैंक की जो रेंज है वो करीब 550 अंकों के आसपास की है। मेटल, फार्मा, ऑटो, ऑयल एंड गैस में आज हम देखने की हल्की सेलेक्टिव बाइंग हो रही है। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में आज फिर से गिरावट है। और इस वक्त अगर आज को गिन लें तो लगातार 3 सत्र की गिरावट निफ्टी बैंक में हो गई है। ग्लोबल जो क्यूज हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि बाजार देगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि यूएस फेड की जो बैठक है, एफओएमसी का दूसरा दिन है बैठक का, आज ब्याज दरों पर फैसला आएगा। और अगर दरें घटती हैं तो सेंटिमेंटली हम देखेंगे कि मेटल के लिए, आईटी के लिए वो पॉजिटिव निश्चित तौर पर होगा। तो ये तो आज रात को आएगा, कल फिर बाजार उस पर रिएक्शन देंगे। लेकिन निफ्टी
20 डीएमए का जो लेवल है 26,029 का, इसको पार करने में निश्चित तौर पर मुश्किल हो रही है। और आज हमने देखा कि 26,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहीं पर फिर सप्लाई बाजार में आ गई। मेरा मानना है कि यही सपोर्ट जो है ना 25,750, ये बड़ा क्रूशल है। इसके नीचे गया तो फिर बाजार में गिरावट बढ़ेगी। और रेजिस्टेंस का जो लेवल है 26,000 का ही है। 26,000 के ऊपर अगर निकलता है बाजार तो फिर आपको थोड़ा बुलिश होना है। लेकिन अगर 25,800 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो मेरा मानना है कि तेजी की पोजीशन को आप रिड्यूस कर लीजिए, काफी कम कर लीजिए। नया ट्रेड करने की मैं इंडेक्स में सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वोलेटिलिटी सिर्फ आज नहीं है, वोलेटिलिटी बाजार में कल भी होगी। जब तक ये टॉक्स कंक्लूड नहीं हो जाते हैं, कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आ जाता है, मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव चीजें आई तो फिर बाजार उस पर रिएक्शन देगा। एक शार्प रिएक्शन एक दो सत्र का निश्चित तौर पर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए नेगेटिव चीजें होती है तो फिर बाजार थोड़ा निराश होके हो सकता है कि यहां से आपको करेक्शन दिखाए। अभी जो हम देख रहे हैं कि 25,800 के आसपास के लेवल है, 25,500 की तरफ आपको निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर कोई नेगेटिव चीज आई तो बाजार थोड़ा वेट इन वॉच के मूड में है। शॉर्ट की पोजीशन है तो 26,000 का स्टॉप लॉस आप लगा के रखें। इसके ऊपर अगर जाएगा बाजार तो ही हम थोड़ी सी रौनक देखेंगे, क्योंकि 26,000 पार करने में ना आप जो ऑप्शंस के भी डेटा जो सजेस्ट कर रहे हैं, बाजार को थोड़ा दम तो लगाना पड़ेगा। निफ्टी बैंक रिलेटिवली हम देख रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा मजबूत है। लेकिन जो बड़े बैंक हैं, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, आज वो दबाव बनाने काम कर रहे हैं। एसबीआई से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और निफ्टी बैंक ने भी आज 20 डीएमए का लेवल को ब्रीच किया है। उसके नीचे हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। 58,800 से 59,000 ये सपोर्ट रेंज है। देखते हैं कि क्या इसको निफ्टी बैंक रेस्पेक्ट करता है। रेजिस्टेंस 59,500 का है। तो यहां पर भी मुझे लगता है कॉशियस रह के ही आप ट्रेड कीजिए, सलाह यही है। बड़ी पोजीशन बनाने से तो डेफिनेटली बचना चाहिए, और अगर संभव है आप मत लीजिए ट्रेड, आप इंडेक्स को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इस वॉलेटिलिटी में ना फंसने के चांसेस फिर ज्यादा रहते हैं। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, ना ही आप बिल्कुल अपने ट्रेड को इतनी बारीकी से मॉनिटर कर पाएंगे कि छोटे छोटे मूव आ रहे हैं, क्योंकि वोलेटाइल काफी ज्यादा। आप इंट्राडे उठा के चार्ट देख लीजिए तो इंडेक्स आप छोड़ दीजिए। और मेरा मानना है कि 25,800 अगर टूटा अगर निफ्टी पर, अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो ये थोड़ा सा बाजार के लिए थोड़ा नेगेटिव जरूर हो जाएगा। 26,000 का वेट कीजिए अब लेवल क्रॉस होने का। और निफ्टी बैंक 58,800 के अगर नीचे गया तो फिर 58,500 की फिर आप तैयारी करके रखिएगा। इंडेक्स में ट्रेड बन रहा है तो बड़ी मुश्किल से बनेगा। आप बेहतर होगा कि स्टॉक्स की तरफ ही फोकस करके रखिए, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि खबरों के चलते, सेंटिमेंट के चलते एक्शन भरपूर है आज के सत्र में भी। इंडेक्स की चाल को पकड़ना अभी मुश्किल थोड़ा लग रहा है, लेकिन अब बेहतर होगा कि आप ब्रॉड मार्केट में जाए, जिन स्टॉक्स को लेकर खबरें हैं, कुछ एक्शन हो रहा है, वहाँ पर फोकस करें, और जो जहाँ पे चर्निंग हो रही है उस पर ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये कहना है इनका। चलिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं, अपने मेहमान को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल है। गुड आफ्टरनून आदित्य जी। सबसे पहले बाजार पर एक व्यू दें, फिर आपके क्लोजिंग ट्रेड्स लेंगे। गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट हम देखें तो एक रेंज में ही चल रहा है, और अगर आज का ट्रेडिंग सेशन देखें तो 20 डीएमए को एक रेजिस्टेंस लगातार जो मार्केट एक बना हुआ है, वहां से रिवर्सल देखने मिली, और कल के लो के आसपास मार्केट्स आने के लिए टेस्ट कर रहा है। तो 25,700 का एक जो लेवल है वो काफ़ी अहम रहेगा यहाँ पे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। अगर 25,700 का लेवल ब्रेक होता है तो मेरा मानना है शायद मार्केट्स में थोड़ी बहुत और सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा कि 25,700 इमीडिएट ब्रेक होगा यहाँ पे। मार्केट एक रेंज में ही रहना चाहिए, 25,700 नीचे और ऊपर 26,200, ये इमीडिएट रेजिस्टेंसेज है मार्केट के लिए। और फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन मुझे लग रहा है मार्केट्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं देखने मिलेगी हमें। कहीं ना कहीं मार्केट्स शायद इस रेंज में ही रहे, 25,750, 25,700 नीचे और ऊपर एक बार 25,800 को अगर निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो मे भी एक बार वापस से हाइस के तरफ जाने के लिए मार्केट्स एक रुख करेगा। ओवरऑल मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडेक्स पे ट्रेड ना ले तो बेटर है, क्योंकि अभी भी डायरेक्शन लेस है, एक रेंज के अंदर वॉलिटिलिटी बढ़ गई है मार्केट्स में, तो बेटर है कि आप उसको अवॉइड करें इंडेक्स को ट्रेड करना। पे अभी अवॉइड करने की सलाह यहाँ पे आदित्य जी की तरफ से भी यही आ रही है। आप आदित्य ये बता दीजिए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज के? तो क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए मैं 2 बाय रिकमेंडेशन सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट का अगर अंडरटोन देखे तो आज सुबह से थोड़ा बुलिश ही था। नवीन फ्लोरिन मेरे रडार पे है स्टॉक ने, हमने कल भी एक बड़ी तेजी देखी थी, और आज के भी ट्रेडिंग सेशंस में हम देख रहे हैं
कि एक अच्छा अपमूव देखने मिल रहा है नवीन फ्लोरिन के चार्ट्स पे। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 6400 का यहाँ पे लक्ष्य लगाना है, 5800 का स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड स्टॉक में रडार पे है एसआरएफ का। हम देख रहे हैं कि केमिकल स्पेस में लगातार बाइंग ही देखने मिल रही है। तो नवीन फ्लोरिन हो गया, एसआरएफ हो गया, तो ये लगातार अच्छे लग रहे हैं। तो एसआरएफ में भी बाइंग की सलाह है यहाँ पे। 3050 का यहाँ पे लक्ष्य और 2900 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन दो और आज चल भी रहे हैं। और एक खबर ये भी आ रही है कि सरकार चीन से इंपोर्ट होने वाले कुछ सॉल्वेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है और इसी का फायदा यहाँ पर केमिकल स्टॉक्स को हो रहा है, कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स को भी इसका फायदा हो सकता है और ये एक बेहतर खबर है और इसी वजह से आज ये सारे चल रहे हैं। बाकी अनुपम, रसायन को लेकर तो खबर है कि अमेरिका इससे जो कंपनी जेहॉक फाइन केमिकल्स का अधिग्रहण करने का जो ऐलान किया है उस वजह से वहाँ पर एक्शन है। बाकी यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की संभावना है, उसका फायदा यहाँ पर घरेलू केमिकल कंपनियों को दिख रहा है और दोनों यहाँ पे केमिकल स्पेस की दो कंपनियां आपने सुझा दिया है। इस बीच ग्लोब कैपिटल से हमारे साथ गौरव शर्मा भी है। गौरव जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? नमस्कार, गुड आफ्टरनून विष्णु मोहन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। यस, दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इस बाजार में बेहतर परफॉर्म करते हुए लग रहे हैं। पहला स्टॉक जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो है मेटल स्पेस का। मेटल ऑन द होल मुझे अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ से मेटल इंडेक्स के अंदर बाइंग आगे भी चलेगी। हिंडाल्को के शेयर जो कि लगभग 822 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय की सलाह होगी। 800 के करीब के लेवल्स मैं सजेस्ट करूंगा एज ए स्टॉप लॉस और जो टारगेट हम इसके अंदर देख रहे हैं दैट इज अराउंड 860 लेवल्स। दूसरा जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है वो ऑटो स्पेस से है, आइशर मोटर्स। ऑटो के अंदर भी अच्छा रेजिलियंस है और आइशर मोटर्स अपनी रेंज से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक यहां से आइशर मोटर्स में भी बाय के लिए एक बार पकड़ा जा सकता है। 7250 के अराउंड ये स्टॉक चल रहा है, करंट लेवल पे बाय की सलाह होगी। इस स्टॉक के अंदर आगे के चलते हुए जो मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट इज क्लोज टू 7550 और स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है 7120। ठीक है, आयशर 7120, 7550 की टारगेट। और दूसरा जो शेयर है वो है हिंडाल्को का। गौरव जी के रडार पर दोनों के दोनों इंडेक्स वाले शेयर चुने हैं। और देखिए, मतलब बाजार जब वोलेटाइल हो ना और जब आपको थोड़ा सा फियर आपका बढ़े तो ये बेहतर होता है कि सेफ्टी नेट आपको ना लार्ज कैप्स में ज़्यादा मिलेगा। और वैसे भी मिड कैप स्मॉल कैप की हालत किसी से छिपी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अगर आपके पोर्टफोलियो में उनकी अधिकता अगर है तो लाल निशान में ज़्यादा वो दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं से आज इंडेक्स को सपोर्ट भी मिला है। आयशर हो गया, हिंडाल्को हो गया, ये दोनों के दोनों शेयर आज देखिए निफ्टी के टॉप गेनर है। तो हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन भी बड़े स्टॉक्स में बढ़ रहा है। आज रिलायंस ने भी बाजार को सपोर्ट करने का काम किया। हालांकि शुरुआत में जो 1% के गेंस थे हम देख रहे हैं कि वो आधे % के आसपास के रह गए हैं। तो ऊपरी स्तरों से यहाँ पर दबाव आया है। 25,750 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है और एक्सटेंड हो गई है। 325 अंकों के आसपास की नरमी हो गई है। गिरने वाले शेयरों की संख्या 1350, चढ़ने वाले शेयरों की संख्या इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1325 के आसपास है। लेकिन बाजार की वीकनेस के बीच में एक शेयर मजबूत लग रहा है और वो शेयर है कमिंस का। राय आदित्य जी आपसे जानना चाहेंगे, कमिंस धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और आज जो स्ट्रेंथ इसमें है उसको लूज किया नहीं है कमिंस ने। कैसा लग रहा है आपको ये शेयर और क्या इसमें ट्रेड बन रहा है? बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। हायर हाइज हायर लो स्टॉक कंटिन्यूस बनाते आ रहा है और हम देख रहे हैं कि एक बार ये अपने 20 डीएमए के ऊपर चलने लगा स्टॉक, उसके बाद से 20 डीएमए को ब्रेक नहीं किया है। तो 20 डीएमए का एक अच्छा खासा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लाइन बन गया है। तो उसको एक स्टॉप लॉस लाइन बना के जो कि फिलहाल 4420 के आसपास आता है, एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन ले सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल बेट लें यहाँ पे और ऊपर में टारगेट्स यहाँ पे 4800 के निकल कर आ रहे हैं। तो 4800 के टारगेट्स के लिए कमिंस में खरीदारी करनी चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 4450 का। 4450 का स्टॉप लॉस और 4800 के टारगेट्स। स्टॉक में हायर हाइज हायर लोस का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ अभी भी इसमें गया नहीं है, मोमेंटम अभी भी बरकरार है स्टॉक में। मोमेंटम बरकरार है। 4800 के टारगेट होंगे कमिंस के लिए। 4420 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और आज ना आप कैपिटल गुड्स वाला बास्केट आप देखेंगे, कैपिटल गुड्स या फिर जो बड़े इंफ्रा प्लेयर्स हैं, एल&टी ने ज्यादातर समय तक आज हरे निशान में कारोबार किया। ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि लाल निशान में फिसला है शेयर। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे एबीबी में तेजी आपको दिखेगी, सीमेंस के शेयर में तेजी आपको नजर आएगी,
कमिंस तो खैर चल ही रहा है, तो बाजार में कुछ कुछ पैक्स ऐसे हैं जहां पर आज भी बाइंग का मोमेंटम हम देख रहे हैं। लेकिन जो शेयर भारी गिरावट का शिकार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स टूट रहे हैं। बीएसई, एमसीएक्स, सीडीएसएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम नरमी का माहौल देख रहे हैं। क्या ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है या फिर गिरावट और बढ़ने के संकेत हैं? गौरव जी, आपका व्यू, कहीं कोई शॉर्ट के मौके बन रहे हैं तो बताइए, या फिर आपको लगता है कि नहीं स्टॉक्स अच्छे हैं, पोजीशन बाइंग कर सकते हैं? उस लिहाज से बढ़िया दमदार स्टॉक आपके लिहाज से कौन सा है? विशेष जी, आई थिंक जो आज की जो गिरावट आ रही है, स्पेशली अभी जो हम विटनेस कर रहे हैं, बीते आधे घंटे से मैं बात करूं अभी तक की, बाजार के अंदर मुख्यतः जो एक तरीके से अग्रेसिव सेल ऑफ जो देखने को मिला है, वो बीते आधे घंटे में ही देखने को मिला है। आई थिंक इस समय ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं एफओएमसी मीट के रिजल्ट से पहले, तो अब मैं इस चीज को अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। ऑल्दो खतरे की घंटी यहाँ पे ये बच सकती है अगर 720 का लेवल क्लोज करके निफ्टी इंडेक्स बंद करे आज का, क्योंकि वो ब्रेकडाउन पॉइंट है 720 700 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बाजार को इसको होल्ड करना चाहिए। अगर पियर्स करके गया तो गैप डाउन ओपनिंग की तरफ का एक इशारा मिलेगा हमें। अब ऐसी स्थिति के अंदर हमें शॉर्ट सेल कहाँ करना चाहिए? सिंस हम इंडेक्स के अंदर ही इस तरीके का मूव देख रहे हैं, तो आई थिंक मिड कैप स्पेस के अंदर चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके अंदर हमें गिरावट का दौर मिल सकता है। से फॉर एग्जांपल आज की, आई एम नॉट रिकमेंडिंग अ शॉर्ट ऑन इट, आज सुनवाई इंडिगो के सीईओ पे भी थी, तो जिस तरीके का मूड माहौल बना हुआ है, आई थिंक वो शॉर्ट सेल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक फेवरेट स्टॉक ही है। ठीक है, ठीक है, ये राय गौरव जी की हो गई। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे। और आज आप न देखेंगे कि जो ईएमएस वाले शेयर हैं, एक समय पर काफ़ी चर्चा होती थी, प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करते थे, कहा जाता था कि नहीं ये ग्रोथ वाला सेक्टर है, भारी गिरावट के शिकार हो रहे हैं। टेक्सन, केनस्टेक, अभी अगर आप देखेंगे तो अंबर का शेयर भी लाल निशान में दिखेगा, सिरमा एसजीएस भी नीचे है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर भी नीचे है। और केनस्टेक को लेकर कुछ नेगेटिव खबरें आई, इनमें अपने डिस्क्लोजर में जानकारी छुपाने का आरोप लगा, कुछ अकाउंटिंग लैप्सेस भी हुए, और कल थोड़ा लगा कि नहीं संभल जाएगा, लेकिन आज फिर से वही स्थिति, 4,000 रुपए के नीचे आती है शेयर कारोबार कर रहा है, डे लो पर है, और डिक्सन की हालत भी पतली है। ये क्यों हो रहा है और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर इसमें निवेशित अगर आप हैं तो क्या आपको निकल जाना चाहिए इन शेयरों से? ये समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, थोड़ा विस्तार से करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। बाजार की गिरावट थोड़ी और बढ़ गई है, 25,740 तक आ चुका है निफ्टी। करीब करीब 100 अंकों की गिरावट यहां पर दिख रही है। निफ्टी बैंक 325 अंक कमजोर है। सपोर्ट कुछ आ रहा है चुनिंदा ऑटो स्टॉक से, चुनिंदा फार्मा और मेटल्स, कुछ ऐसे सेक्टर और स्टॉक्स है जहां पर तेजी दिख रही है। फार्मा की बात कर लेते हैं, जहां पर आज के सत्र में खरीदारी दिख रही है, उसमें डिवीज लैब, अजंता फार्मा, इप्का लैब जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर 1 से 2% की तेजी दिख रही है। आदित्य, आपको क्या पसंद आ रहा है फार्मा में आज? अजंता लेबोरेटरीज की अपनी चर्चा की अभी विश्वमोहन जी, काफी बेहतरीन लग रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 2900 का एक टारगेट निकल कर आता है और 2600 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरा स्टॉक इप्का लेबोरेटरीज, हमने देखा है एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद उसमें से एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशंस पे देखने मिल रहा है हमें। 1560 का यहाँ पे लक्ष्य लगाना है और नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे 1430 का लगाना है। 1430 का स्टॉप लॉस, 1560 का टारगेट इप्का लेबोरेटरीज में, और 2900 का टारगेट अजंता फार्मा में, और 2600 का स्टॉप लॉस। तो ये अजंता और इफ्का, ये दो आपकी टॉपिक है। पहले भी अजंता के बारे में आपने बात किया था। एक और सेक्टर है प्राइवेट बैंक्स का। कल भी हमने देखा था कि यहाँ से दबाव आ रहा था, दिग्गज प्राइवेट बैंक्स कल भी कमज़ोर थे और आज भी वो कमज़ोरी जारी है, जिसमें आईसीआईसी बैंक देखिए, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, सारे बड़े प्राइवेट बैंक आज कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर गौरव जी क्या राय है? प्राइवेट बैंक स्पेस से कुछ पसंद है आपको इस गिरावट पे या और कमज़ोरी दिख रही है?
विष्णु मोहन जी, आई थिंक एडवेस्ट हमें बड़े बैंकों के साथ ही रहना चाहिए। हमें टीयर 2-3 की तरफ अभी उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। HDFC बैंक, ICICI बैंक में अगर कुछ गिरावट मिल जाए, यहाँ से स्लाइट ही गिरावट होगी, कोई लंबी चौड़ी नहीं आएगी, तो उसके अंदर ऐड करने के लिए देखना चाहिए। हैविंग सेड दैट, सम ऑफ द छोटे प्राइवेट बैंक्स काफी अच्छे हैं, लाइक सिटी यूनियन बैंक की बात करें या AU बैंक की बात करें। AU बैंक ने आज 4th फिगर मार्क भी टच किया, 1000 रुपए के आंकड़े के ऊपर भी गया। तो उसमें भी अगर कोई डिक्लाइन, अगर इस प्रॉफिट टेकिंग की लहर के चलते कुछ नीचे आता है, तो उसमें भी एडअप किया जा सकता है पोजीशन को। ये आपको लग रहा है कि दिग्गज प्राइवेट बैंक्स के साथ रहना यहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आज मिड कैप आईटी और लार्ज कैप में तो कमजोरियाँ हैं, मिड कैप आईटी भी आज काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। कर्बी कोफोर्ज में हमने देखा था दबाव था और आज भी 2% से ज़्यादा कमज़ोर है। इसके अलावा कोफोर्ज के अलावा कुछ और आईटी, परसिस्टेंट देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम 4% गिरा हुआ है। OFSS 2% से ज़्यादा, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, एम्फैसिस जैसे स्टॉक्स भी आधे से 1% तक कमज़ोर है। आईटी पर आज आदित्य जी काफी दबाव है, यहाँ पर कोई व्यू, क्या नजरिया है आपका? यहाँ से कोई टॉपिक है क्या आईटी सेक्टर से? विश्वमोहन जी, मौके का फायदा उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से आईटी शेयर्स में जो 2 दिन से गिरावट देखने मिल रही है, उसमें खरीदारी करने के मौके देखने चाहिए। और आने वाले दिनों में वापस से एक रिवर्सल देखने मिलेगा यहाँ पे और अप मूव स्टार्ट होगा। तो पहले मिड कैप आईटी की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स और इसमें एक टेक महिंद्रा भी ऐड करना चाहूंगा मैं। तीनों स्टॉक मुझे बेहतरीन लग रहे हैं। टेक महिंद्रा का चार्ट ज्यादा बेहतर है अभी, तो उसमें बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 1500 के आसपास का, और ऊपर में टारगेट्स यहाँ पे 1700 से लेके 1750 के निकल कर आते हैं। तो टेक महिंद्रा पहला प्रेफर्ड पिक है। उसके बाद अगर हम देखें तो कोफोर्ज 3 दिन से लगातार इसमें गिरावट देखने मिल रही है। अपने प्रीवियस स्विंग के 61% को रिट्रेस करके स्टॉक वहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। तो 1800 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है। रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है कोफोर्ज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए। मेरा मानना है 1 से 2 दिन में यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने मिल सकती है। 1900 से लेके 2000 के टारगेट्स यहाँ पे कोफोर्ज के निकल कर आते हैं और 1800 के नीचे का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है। तो टेक महिंद्रा और कोफोर्ज दोनों में खरीदारी करनी चाहिए। और अगर लार्ज कैप आईटी की हम बात करें तो यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज, उसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, उसमें भी खरीदारी करके चलनी चाहिए और 1900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करे और 1600 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है। तो ओवरऑल अगर आईटी सेक्टर को देखा जाए तो मेरा मानना है 1 से 2 महीने में इसमें एक अच्छा रिटर्न आपको निकल कर आएगा। 2 महीने का वक्त देंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज में भी आपको लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर दिखेगी। तो ये कुछ पिक है आपकी तरफ से, मिड और लार्ज दोनों मिक्स करके आपको लग रहा है कि आईटी में ध्यान दे। लेकिन चलिए, एक स्टॉक जो ब्रेक से पहले अभिषेक भी चर्चा कर रहे थे, केन्स टेक्नोलॉजी का, जहां पर जोरदार उठापटक का दौर चल रहा है। कल की तेजी के बाद आज फिर से यहाँ पर गिरावट है। शेयर आज 8% तक टूट चुका है। अब तो देखिए गिरावट बढ़ी है, 10% से ज्यादा गिर गए हैं। ऐसे में हमारी रिसर्च एनालिस्ट सृष्टि मौजूद है जो बताएंगे कि कौन से ऐसे तेजी फैक्टर, कौन से उनसे बुल्स है और कौन से ऐसे बेयर के फैक्टर है, जो कमजोरी के फैक्टर है, जो केन्स पर हावी रह सकती है। ये पूरी लिस्ट और पूरे अपडेट्स के साथ सृष्टि मौजूद है। सृष्टि बताइए। जी हाँ, देखिए केन्स टेक्नोलॉजीज़ में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और ये सब हुआ है जब कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की और कोटक सिक्योरिटीज़ ने कई सारे कंसर्न्स हाईलाइट किए कि किस तरीके से कुछ एक डिस्क्लोजर्स जो हैं, नोट्स टू अकाउंट्स जो हैं, वो मिसिंग हैं। हालांकि केन्स टेक्नोलॉजीज़ ने उसके बाद क्लैरिफिकेशन ज़रूर दिया और फिर ये भी बोला कि स्टैंड अलोन डिस्क्लोजर्स में आपको थोड़े बहुत कमियाँ ज़रूर दिख रही हैं, पर कंसोलिडेटेड नंबर्स जो हैं वो सही हैं। और उसके बाद कंपनी ने ये भी साफ किया कि अपनी स्ट्रैटेजी में वो बदलाव करेंगे। अब आपके सामने रखते हैं वो कुछ कंसर्न्स फैक्टर और साथ ही उस पे कंपनी का क्या क्लैरिफिकेशन आया है। बुल्स, पहले बात करते हैं सबसे बड़ा कंसर्न जो कि उनका स्मार्ट मीटर सेगमेंट को लेकर था। स्मार्ट मीटर सेगमेंट वो सेगमेंट है जहां पर केन्स टेक्नोलॉजीज ने एक दूसरी कंपनी का अधिग्रहण किया था। काफी अच्छे मार्जिन्स थे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस पूरे सेगमेंट्स में देखने को मिल रही थी। बट कंसर्न ये था कि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा आते हुए दिखा था और साथ ही साथ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई थी उनके नोट्स टू अकाउंट में। उसको लेकर कोटक सिक्योरिटीज़ ने जो है ये पूरा मामला खड़ा किया। उस पे केन्स टेक्नोलॉजीज़ का कहना था कि जी हाँ, स्मार्ट मीटर की जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा है, बट हम आपको ये बता दें कि सेकेंड हाफ में आप देखेंगे कि स्मार्ट मीटर ओवरऑल एज अ सेगमेंट उसका कंट्रीब्यूशन कम होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव होगी। बट ये होगा क्यों और कैसे वर्किंग कैपिटल कम होगी? तो केन्स टेक्नोलॉजीज़ के मैनेजमेंट ने ये साफ किया है कि जहां पर आने वाले समय में
वो सर्विस कम करेंगे स्मार्ट मीटर सेगमेंट को, जहां पर अभी के लिए देखें तो उनका एक बड़ा क्लाइंट जो है पावर ग्रिड से रिलेटेड कंपनी वो मानी जा रही है, और वहां पर ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी 70% अपना जो पूरा ऑर्डर था उसको पूरा कर दिया है। तो आगे चल के सर्विस कम करेंगे और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कम होता हुआ नजर आएगा, जिससे इनकी जो पूरी वर्किंग कैपिटल है वो सुधरेगी सेकेंड हाफ में। इसके साथ साथ अब अगर हम देखें तो R&D को भी लेकर जो है थोड़े कंसर्न्स हाईलाइट किए गए थे कि इतना ज़्यादा R&D क्यों है। उस पर केन्स टेक्नोलॉजीज़ ने पूरी क्लैरिफिकेशन सामने रखी है कि किस तरीके से जो है वो अपने R&D को डिवाइड कर रहे हैं। उन्होंने जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स थे उसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन दी है, और ये भी बोला है कि आगे चल के वो जो अपने पूरे ट्रांजैक्शंस हैं उनको और स्पष्ट तरीके से रखेंगे। जहां पर कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेकर जब सवाल उठाया गया, यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी का ज़्यादातर हिस्सा जो कि उनकी स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कंपनी उससे जुड़ा है, उस पर भी आगे केन्स टेक्नोलॉजीज काम करेगी। अब बता देते हैं आपको कि ब्रोकरेजेस किस तरीके से डिवाइडेड हैं। तो हमने आपको बताया कि कौन से हैं वो बड़े कंसर्न्स और उसको लेकर मैनेजमेंट ने क्या कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। तो इससे ये बात साफ हो गई कि इनके डिस्क्लोजर्स में थोड़ी कमी पाई गई थी, पर स्टैंड अलोन डिस्क्लोजर्स में कमी थी। कंसोलिडेटेड फ्रंट पे ये नंबर्स जो हैं साफ दिख रहे थे। अब कंपनी ने ये पूरा मामला खड़ा होने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी में ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया है कि स्मार्ट मीटर का कंट्रीब्यूशन कम होगा, जिससे थोड़ी चिंता ये भी है क्योंकि मार्जिन्स तो स्मार्ट मीटर के ज़्यादा हैं, बट केन्स टेक्नोलॉजीज EVs ले लीजिए, इंडस्ट्रियल ले लीजिए, ऑटो कंपोनेंट्स ले लीजिए, वहाँ पर भी इनका प्रेजेंस है और वो सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एनालिस्ट ये फैक्टर्स भी हाईलाइट कर रहे हैं। बट जी हाँ, ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ जिन्होंने पूरा मामला सामने रखा था, रिपोर्ट जारी की थी, उन्होंने आज की लेटेस्ट रिपोर्ट में रिड्यूस की अपनी रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 4150 किया है। वहीं अगर बात करें JP मॉर्गन की, तो ओवरवेट रेटिंग के साथ लक्ष्य 7550 के कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जो स्ट्रीट है वो थोड़ी डिवाइडेड होती हुई ज़रूर दिख रही है, बट कहीं ना कहीं ये हम ज़रूर बता सकते हैं कि पिछले कई दिनों में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी क्लैरिफिकेशन आए हैं, बट फिर भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा राहत नहीं देखी है, क्योंकि अभी भी जब केन्स टेक्नोलॉजीज़ और बाकी अन्य EMS प्लेयर्स की बात होती थी तो वैल्यूएशंस महंगे बताए जाते थे, पर JP मॉर्गन का कहना है कि अब उनके पूरे स्टॉक कवरेज लिस्ट में वन ऑफ द चीपेस्ट प्ले केन्स टेक्नोलॉजीज़ को वो मान रहे हैं। बिल्कुल, केन्स टेक में सृष्टि गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा आई है। अगर हम रिसेंट हाइज से देखेंगे तो ये शेयर टूट के 50% टूट गया है, और ये जो कोटक भी अपने जो टारगेट दे रहे हैं ना, उस टारगेट के भी नीचे है। हाँ, मतलब 4150 का टारगेट है, 39 रुपए के भाव देख रहे हैं। और कल हमने देखा था कि मैक्वारी की भी एक रिपोर्ट आई थी केन्स टेक को लेकर, वो भी थोड़े बुलिश साउंड कर रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी कंपनी के मैनेजमेंट के इंटेंट को लेकर लोगों के मन में शक घुस जाए और वैल्यूएशंस अगर हाई हो, तो फिर इस तरह की पिटाई हम देखते हैं। और सिर्फ केन्स नहीं, हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे कि बाकी भी जो EMS प्लेयर हैं, डिक्सन हो गया, सिरमा SGS हो गया, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, अंबर हो गया, आखिर वो भी क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि उनकी भी स्थिति कोई बहुत अलग नहीं है। अगर आप रिसेंट हाई से देखेंगे तो शेयर 20%, 25%, 30% वो भी डाउन आए हैं। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन दो और एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट अविनाश बुरशकर हैं और मेरे सेट शेयर खान के सौमिल मेहता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सौमिल, आपके पास थोड़ी देर में आएंगे और आपसे आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे, लेकिन अविनाश जी, पहले आपसे राय, ये जो केन्स वाला जो मामला निकल के आया, कोटक ने कुछ बहुत ही जेन्युइन सवाल उठाए उनके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर, फिर कंपनी ने अपनी गड़बड़ी को स्वीकार भी कर लिया, कहा कि ऑडिटर बदलेंगे वो। अब इससे लर्निंग क्या है सर, और ये EMS स्टॉक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? केन्स पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए? जो निवेशक हैं, क्या शेयर से एग्जिट ले लें, क्योंकि ये तो फ्री फॉल टाइप का हो गया है? नहीं, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो डेवलपमेंट कोटक के रिपोर्ट में आया है, वो एक बात को क्लियरली डिपिक्ट करता है कि राइजिंग बुल मार्केट में सारी चीजें इग्नोर की जाती है, लेकिन जैसे ही बाजार खराब होता है, थोड़ा सा पेन पॉइंट मार्केट में दिखता है, तभी ये सारी बातें लोगों को नजर आती है। और केन्स टेक्नोलॉजी तो मार्केट का एक फेवरेट स्टॉक था,
काफी बड़े फंड्स, काफी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के बड़े टारगेट प्राइसेस थे इस स्टॉक के ऊपर। लेकिन ये डेवलपमेंट तो पहले से भी था और अभी ये जब मैटर खुला तो उसके बाद मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया कि ये थोड़ी सी गलतियां उनके साइड से हुई है। अभी वो करेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अगर मैनेजमेंट अपने आप ही अगर कुछ डिस्क्लोज करता तो शायद बात अलग होती। अभी ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि देखिए जो ट्रस्ट मैनेजमेंट का गया है, आपने सही कहा कि ऐसे मैनेजमेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको वापस इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रस्ट जीतने के लिए मुझे लगता है कम से कम 3-4 क्वार्टर लगेंगे। इतना आसान नहीं है और वैसे भी देखिए ईएमएस स्पेस एक बहुत ही फेवरेबल और हॉट एरिया था जहां पे बहुत फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इन कंपनीज को मिल रहे थे। इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 2-3 साल का रोड मैप कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो भी सिलसिला हुआ है, उससे लेके मार्केट्स थोड़ा सा चिंता में है और हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक अंडर परफॉर्म करे। तो मैं कहूंगा कि कोई जल्दबाजी ना करे, फ्रेश खरीदने के लिए आपको मौके मिलेंगे और मुझे लगता है कि अभी तो माहौल ऐसा है कि मार्केट दिसंबर क्वार्टर का इंतजार कर रहा है, कहीं वहां पे कोई नेगेटिव सरप्राइज ना आए। लेकिन जो करंट इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया है, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा अभी टाइम देना चाहिए, कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम दे दीजिए क्योंकि स्टॉक को रिकवर होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। जी, थोड़ा नहीं सर, काफी टाइम लगते हुए दिख रहा है क्योंकि चैलेंजेस तो जस की तस ही इमेज स्पेस की। एक तो ये है कि देखिए सरकार की तरफ से पहले सपोर्ट था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम सरकार लेके आई थी, पीएलआई बेनिफिट इनको मिलता था, वो चीज़ें पीछे छूट गई हैं। ऑर्डर इनफ्लो कैसा रहेगा इसको लेकर विजिबिलिटी होती नहीं है, मार्जिन धीरे धीरे श्रिंक कर रहे हैं। तो ये तमाम चैलेंजेस आगे इस पर और बातचीत हम करेंगे, लेकिन उसके पहले सौम्य जी गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक्स बाजार तो हम देख रहे हैं कि वीक ही दिखाई दे रहा है, वीक क्या वोलेटाइल काफी ज्यादा है, आपकी राय? वीक ही है, डेफिनेटली वीक ही है। आफ्टर गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। थोड़े से वीक ही है मार्केट्स। आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ा है और अभी हम 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहे हैं। क्रूशियल सपोर्ट जो है वो अराउंड 2700 और 25,640, ये दो लेवल्स हैं जिसे हमें बहुत क्लोजली वॉच करना है। मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ ही रुक करेगा बिकॉज मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मैं हाउएवर विद कॉशन ओनली लार्ज कैप्स में ट्रेड करने की या निवेश करने की इस समय सजेशन दूंगा। पहला स्टॉक मेरा होगा हिंडाल्को में एक फ्लैग पैटर्न बना था और वो ऊपर की तरफ टूटा भी है, आज अच्छा मोमेंटम भी है। स्टॉप लॉस रहेगा 803 पर और टारगेट रहेगा 865। दूसरा स्टॉक है आयशर मोटर्स कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन अब ऊपर की तरफ टूटा है, एवरेज इस पे सपोर्ट भी लिया है, ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस रहेगा 7050 और टारगेट रहेगा 7600। आयशर को लेकर बुलिश तो जो दौड़ रहे हैं उनके साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं और ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और देखिए मतलब क्लियरली आप देखेंगे कि जो अच्छे सॉलिड स्टॉक्स हैं, हिंडाल्को और आयशर, ये दोनों के दोनों स्टॉक ये गौरव जी ने भी रिकमेंड किए थे, सेम स्टॉक आके फिर सौमिल जी भी कह रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले ही आपके पास स्टॉक्स कम हो, लेकिन जब ज्यादा लोग कहने कि हाँ बढ़िया है ना, तो फिर ये चीज पक्की हो जाती है कि हाँ आपने सही स्टॉक चुना है। टारगेट वगैरह थोड़ी इधर उधर हो सकते हैं, अदरवाइज सेम स्टॉक्स दो अलग अलग एक्सपर्ट्स के थोड़े से अलग अलग टारगेट स्टॉप लॉस के लेवल के साथ। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए हम लेकर आएंगे और आईपीओ मार्केट की बातचीत करेंगे। काफी हैपनिंग है ये साल, ये महीना भी काफी हैपनिंग है, रिकॉर्ड हमने इन्फ्लोज देखे हैं आईपीओ में और ये भी एक चीज है जो बाजार को परेशान कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी सक कर रहे हैं आईपीओ। विस्तार से चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार में देखें तो गिरावट अभी भी दिख रही है, 75 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी यहां पर दिखा रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहां पर एक्शन आज के सत्र में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, उन्हीं स्टॉक्स पर चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं जहां शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बनते दिख रहे हैं। वो एक एक करके वो स्टॉक्स जिस पर राय लेना ज़रूरी है। आज BSE का स्टॉक्स आज के सत्र में भी काफ़ी कमज़ोर है, करीब करीब 5% गिर गया है और नए शॉर्ट्स बनते यहाँ पर दिख रहे हैं। BSE पर एक राय गौरव जी आप दीजिए। अब 5% गिरा हुआ है, क्या हुआ है? कल भी कमजोर था, आज भी कमजोर है और गिरावट भी दिख रही है क्या? विष्णु जी, यस, ये गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। आई थिंक ये एटलीस्ट ये अपना 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वहां तक जरूर आएगा। वो सपोर्ट पॉइंट बनता है लगभग 2520 के आसपास का। तो आई थिंक अभी 71 रुपए की और गिरावट, लगभग 2.5-3% की अभी और गिरावट बाकी है स्टॉक के अंदर। तो 2.5-3% की गिरावट यहाँ से और दिख सकती है। एक और स्टॉक है MCX, हालांकि वॉल्यूम बढ़े हैं और गोल्ड सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर भी बढ़ा है, लेकिन आज ये काफ़ी कमज़ोर है। चला भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन 3.5% टूट चुका है MCX। यहाँ पर क्या राय है सौमिल जी आपकी? इन द शॉर्ट टर्म देयर इज पेन, डेफिनेटली पेन दिख रहा है बिकॉज प्रीवियस जो 10 डेली मूविंग एवरेज है वो नीचे टूटी है। क्लोजिंग बेसिस पे अब नया लो बन रहा है। यहाँ पर वीकनेस है और यहाँ मुझे लगता है 40 डेली मूविंग एवरेज तक ये स्टॉक जा सकता है, विच इज 9614। यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, वहां पर एक बार रिविजिट करके इसे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरह लेना चाहिए। क्रूशियल सपोर्ट्स पे एक बार रिविजिट डेफिनेटली करना है। ओवरऑल मीडियम अप ट्रेंड में है तो इसमें ट्रेंड की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर है। शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं केन्स टेक्नोलॉजीज़ में तो है ही प्रेशर, साथ ही BSE, MCX जो कि मार्केट के फेवरेट काउंटर्स हुआ करते थे, वहाँ पर मार्केट के सेल ऑफ के साथ भारी गिरावट हम देख सकते हैं। बट इस बीच आप देखिए फिर से आज ट्रेंट, इटर्नल जैसे काउंटर्स गिरावट का शिकार हो रहे हैं। अब डिक्सन टेक में केन्स के साथ साथ 8% की कमज़ोरी जो है आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ डिलीवरी, कल यहाँ पर जो खबर आई थी कि अब इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी एक्सपैंड करेगी, उसको लेकर एक्साइटमेंट ज़रूर थी, बट अब डिलीवरी का शेयर भी आज के सत्र में लगभग 3% से ज़्यादा कमज़ोर है। एक बार गौरव आपकी राय डिलीवरी पे, कैसे देख रहे हैं आप इसे चार्ट्स पे? हाय सृष्टि, गुड आफ्टरनून। आपने सही कहा, कल के दिन में एक अच्छा उछाल था, वॉल्यूम बैक बाइंग देखने को मिली थी और इवन मेरे रडार पे भी था, बट कंप्लीटली आउट होता हुआ लग रहा है। अगर मैं बेसिक कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स की बात करूं तो कंप्लीटली पियर्स कर दिया है आज की कैंडल ने, और इन्हीं लेवल्स के अराउंड अगर 400 या उसके नीचे के भाव पे क्लोज करता है तो इट विल कंप्लीटली फेड आउट और फर्दर गिरावट के चांसेस वहां से बन जाएंगे। देयरफॉर यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच करना चाहिए। आज की गिरावट ऑल्दो वॉल्यूम लेवल्स आर प्रिटी लो जब हम कल की तेजी से उसे कंपेयर करें, बट प्राइस फ्रंट पे देखा जाए तो काफी क्रूशियल लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह फिलहाल। वेट एंड वॉच आपको ज़रूर करना है, डिलीवरी से फिलहाल अभी बचकर ही रहें, ये राय आती हुई। पर अविनाश जी, आज कुछ सिलेक्ट केमिकल काउंटर्स में अच्छी तेज़ी और ख़ासतौर से SRF पे आपकी राय चाहिए, क्योंकि देखिए SRF कल के सत्र में भी थोड़ा अच्छा मूव दिखाया था। मुझे याद है कि ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई थी जहां पर उन्होंने रेटिंग अपग्रेड की थी, उसको लेकर थोड़ा एक्साइटमेंट था। अब वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक लग रहे थे, ऐसी कुछ फैक्टर्स हाईलाइट कर रहे थे। आज भी देखिए अविनाश जी, गिरते बाजार में भी लगभग 1.5% की तेज़ी है। कोई व्यू यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि अब ये वो दौर है जहाँ पर कुछ पिटे हुए या फिर कुछ अच्छी केमिकल कंपनीज पे आपको नज़र बनानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, केमिकल स्पेस में एक बहुत समय के बाद अभी स्टेबिलिटी वापस आ रही है, और SRF की बात करें तो SRF एक वेल एस्टेब्लिश्ड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी का प्लेयर है। बीच में रॉ मटेरियल खर्चा का कॉस्ट बढ़ने के कारण थोड़ा बहुत कमजोर आउटलुक था, लेकिन अभी वहां पे भी प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुके हैं। हमारा मानना है कि नॉर्मली सेकंड हाफ सृष्टि अक्टूबर टू मार्च ये काफी रेम्युनरेटिव पीरियड होता है, और हमको लगता है कि तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही कंपनी के लिए काफी अच्छी रहेगी। तो डेफिनेटली आई थिंक इवन एट दिस लेवल मुझे लगता है कि अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया है तो ऐसे वोलेटाइल बाजार में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और जहां पे फंडामेंटल्स आगे भी अच्छे रहेंगे, वहां पे डेफिनेटली एक छोटा निवेश बनता है।
बट आई थिंक जो भी इन्वेस्टर अभी खरीद रहा है कम से कम 12-18 महीने का टाइम फ्रेम रखे, क्योंकि मार्केट जिस माहौल में है मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, तो वही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें जिनके पास थोड़ा सा मीडियम टाइम फ्रेम है। बट डेफिनेटली FY26 और FY27 हमारा मानना है कि पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छा होना चाहिए। तो आने वाले जो अगले 2 साल हैं वो पिछले साल के मुकाबले बेहतर होने चाहिए और कुछ केमिकल काउंटर्स पर आप नज़र भी डाल सकते हैं। पर सौमिन, एक बार क्विकली SRF पर आपका व्यू, क्योंकि कल भी देखिए हमने दर्शकों के लिए हाईलाइट किया था कि 2800 के आसपास कई बार इस काउंटर ने एक बाउंस बैक दिखाया है, बट क्या इस बाउंस में भरोसा करना है? SRF में अगर आप देखें मल्टीपल टाइम्स 2780 के आसपास मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है और वहीं से ही फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, आज के दिन में 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया है, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर द स्टॉक। मुझे लगता है यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं वो अराउंड 3080 के आसपास के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे और मीडियम टर्म मुझे लगता है ऊपर में 3200 3300 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे, व्यू पॉजिटिव रहेगा इन द मीडियम टर्म, इन द शॉर्ट टर्म बोथ। व्यू पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में, ये राय फिलहाल SRF पर आती हुई। पर इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तरों के आसपास से ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। निफ्टी की जो गिरावट है वो है 80 अंकों की, 25750 के लेवल के पास है। और निफ्टी बैंक की जब गिरावट की बात करें तो जो गिरावट है वो है करीब 250 अंकों के आसपास की। इंटरग्लोब एविएशन 3% नीचे, इटर्नल 2.5% नीचे, ट्रेंट में 1.5% की गिरावट। एक व्यू जरा इंटरग्लोब एविएशन पर लेते हैं। अविनाश जी, इंटरग्लोब एविएशन 5000 रुपए के नीचे 4811 रुपए का भाव स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और 10% फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया गया है। अविनाश जी, अब तो क्या होगा कि निश्चित तौर पर इस क्वार्टर के जो नंबर आएंगे वो काफी वीक आएंगे, फिर हो सकता है कि हम अर्निंग डाउनग्रेड्स भी होते हुए देखें। आपका क्या व्यू है, जो निवेशक हैं क्या करना चाहिए इंटरग्लोब एविएशन में? नहीं, इनफैक्ट देखिए अभिषेक, शॉर्ट टर्म व्यू यही है कि आने वाला क्वार्टर तो खराब रहेगा ही, और प्लस जो रुपया का जो डेप्रिसिएशन हो गया है उससे भी इनको काफी नुकसान होगा, क्योंकि इनके मोटा मोटी सारे जो बड़े कॉस्ट है वो सब डॉलर डिनोमिनेटेड है। तो डेफिनेटली जब डॉलर अप्रिशिएट होता है, रुपया वीक होता है, तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ती है। और ऊपर से ये जो रेगुलेटरी इम्पैक्ट आया है, इससे डेफिनेटली जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स है अभी उनकी कम हो जाएंगी। तो अगले 1-2 क्वार्टर के लिए तो डेफिनेटली मामला थोड़ा-सा बिगड़ेगा। आई थिंक नंबर्स डेफिनेटली थोड़े से कमज़ोर आएँगे। बट मैं एक बात बताऊँ कि जो एविएशन मार्केट है, इसमें अभी जिस प्रकार का फ्लीट का साइज़ इंडिगो के पास में है, वो दूसरे कोई एयरलाइन को रेप्लिकेट करने के लिए बहुत समय लगेगा। नई एयरलाइन तो आएगी नहीं, लेकिन जो एक्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उनको भी अपनी फ्लीट को बढ़ाने के लिए समय लगेगा। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देखिए जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, उनको तो तैयार रहना चाहिए कि शायद 4700 4650 भी ये आ सकता है। बट अगर लंबी अवधि की बात करें तो एविएशन मार्केट इंडिया में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। जिनको करीबन साल 1.5 साल का नजरिया लेना है, तो उनको ये नेगेटिव न्यूज़ पे डेफिनिटली ये मौका छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी क्राइसिस आता है, तो उस क्राइसिस में उठने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी कॉम्पिटेंट है। ऑलरेडी अभी 1800 फ्लाइट पर डे का अभी रिकॉर्ड उन्होंने ऑलरेडी रीबिल्ड किया है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा सेंटिमेंट बदलने के लिए, लेकिन नज़रिया आपका 12-18 महीना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई और गिरावट आती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनिटली ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनिटली इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म का अगर आप नजरिया है तब प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये पेन है थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 6200 रुपये वाला जो शेयर था ना, वो गिरते गिरते अब 4800 रुपये के आसपास आ गया है। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो शेयर है 5000 रुपये के नीचे लगातार टिका हुआ है। जो भी प्रॉब्लम्स आई एयरलाइन की कैंसिलेशंस को लेकर, उसके बाद डीजीसीए की तरफ से एयरलाइन के खिलाफ एक्शन भी लिए गए और आगे भी और एक्शन लिए जाने की आशा है। आज भी
कुछ एयरपोर्ट से फ्लाइट कैंसिलेशन की खबरें निकल के आई हैं, लेकिन 3 बज गए। अब ये जान लेते हैं कि आज अब तक बाजार में किस तरह का कारोबार हुआ है, और मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ गए हमारे साथ। आनंद बताइए, कैसा एक्शन हो रहा है बाजार में आज? जी हाँ अभिषेक, अभी तक के बाजार की तरफ देखें तो आज उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिला, लेकिन अभी भी कमज़ोरी पर कारोबार करता बाजार नज़र आ रहा है। लेकिन इस कमज़ोरी में भी जो सेक्टर सबसे बढ़िया कारोबार करता नज़र आ रहा है वो है मेटल का। मेटल शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वेदांता देखिए, जिंदल स्टॉ देखिए, हिंडाल्को देखिए, इन तीनों शेयरों में करीब 2 से 4% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो ज्योति सीएनसी का शेयर देखिए 3% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है और औसत से करीब 12 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं वी गार्ड की बात तो आज करीब 15 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है, जिसके चलते शेयर में हल्की सी कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन औसत से करीब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। डीबी रियल्टी का शेयर भी जो है 2 से 3% ऊपर कारोबार कर रहा है और औसत से करीब 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम डीबी रियल्टी के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। कुछ खबरें आई हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एल्केम लैब्स पर खबर आई है, माल्टा मेडिसिन अथॉरिटी ने दमन प्लांट जो है उसकी जाँच की है और ये जो जाँच है वो 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में की गई है। साथ ही साथ जांच के बाद जो अथॉरिटी है उन्होंने 3 आपत्तियां जो है वो जारी की है प्लांट को, जिसके चलते आज शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। सीमेंस में भी खबर आई थी, सीमेंस इंटरनेशनल जो है वो हिस्सा खरीदेगी। सीमेंस में करीब 36 लाख शेयरों का अधिग्रहण ये करेंगे, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके अलावा सूर्या रोशनी की बात करें तो कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 170 करोड़ का, और ये जो ऑर्डर है वो आर्क वेल्डेड पाइप के लिए इनको मिला है, जिसके चलते 1 से 2% की तेजी आज सूर्य रोशनी में भी देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें, इंडिगो लगातार फोकस में बना हुआ है। इंडिगो पर ही सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन जो लक्ष्य है उसे घटाया है। लक्ष्य अब 6500 से घटाकर 5800 कर दिया है। लेकिन इनका मानना है कि जो उड़ानें हैं वो पूरी तरह से सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में ऑपरेशंस जो है वो लॉन्ग टर्म में नॉर्मल होंगे और कुल लागत जो है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान इन्होंने जताया है, जिसके चलते इंडिगो में आज करीब 4 से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये अपडेट्स थे, जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है लेकर आने के लिए। लेकिन एक सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं, चाहे वो ऑर्डर एग्जीक्यूशंस को लेकर हो, कैश फ्लो को लेकर हो, और एक अब नई चिंता है वैल्यूएशंस के बाद, वो है डिस्क्लोजर्स को भी, या इस सेक्टर की कुछ कंपनियां संकट में दिख रही है। इसी पर और रिसर्च के साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक बताइए, आपने क्या यहाँ पर रीड किया है इस सेक्टर को लेकर, क्यों आज इतनी गिरावट है? विश्व में देखिए, जो सबसे बड़ी जो वजह है ना वो है थी फ्रॉथी वैल्यूएशन। ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, थोड़ा आसान भाषा में बता दें तो ये कंपनी जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल और कुछ और इक्विपमेंट्स तमाम तरह की। और हमने देखा था कि ग्रोथ इसमें काफ़ी ज़बरदस्त थी। हाल की गिरावट के बावजूद भी शुमन, अगर आप देखेंगे ना तो डिक्सन या फिर अंबर या फिर केन्स, ये पिछले 5 साल में ये परसेंट में नहीं, ये गुने में बढ़े हैं। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना स्टॉक हुए हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि वैल्यूएशंस कितने हाई रॉकेट हो गए थे इसके। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अभी रीसेंट जो प्रॉब्लम है केन्स टेक की, तो हम चर्चा कर ही रहे थे कि डिस्क्लोजर उन्होंने जो दिया उसमें कुछ जानकारियां छुपाने का आरोप लगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर थोड़ी सी चिंताएं निकल के आई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आए। लेकिन ये मतलब आप देखेंगे कि पहले जो टेलविंड्स थे सेक्टर के लिए वो धीरे करके वो कम होते गए, और पीएलआई के बेनिफिट्स भी बहुत लंबे समय तक चलेंगे नहीं, वो भी धीरे अब खत्म होने की उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये दूसरी चीज क्या है कि जो सप्लाई चेन को लेकर इश्यूज हैं वो भी क्रॉप अप हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन से वो भी परेशान कर रहे हैं अमेरिका में, जिस तरह से हमने टैरिफ लगते हुए देखा, उससे भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी दिक्कतें हैं। दूसरी चीज क्या है कि
जो मार्जिन हैं वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल अगर शिफ्ट होता है तो उससे भी कंपनीज के कॉस्ट पर असर हम देखते हैं, और ऑर्डर को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है। कंपटीशन स्पेस में काफी ज्यादा बढ़ गया, प्लेयर्स बढ़ गए, तो ये सारी की सारी चिंताएं हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिमांड में भी थोड़ी सी कमी आई है, और रेयर अर्थ गोल्ड कंपाउंड पर एक्सपोर्ट को लेकर जो प्रतिबंध लगे उसके चलते कारोबार प्रभावित हुआ। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे, इतनी गिरावट के बाद भी अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो फिर मतलब थोड़ा अभी लगेगा कि नहीं, अभी भी काफी ज्यादा ही महंगे हैं। केनस्टेक अगर ट्रेलिंग 12 मंथ अगर आप प्राइस टू इक्विटी अगर आप देखेंगे, पी इसका 98 है, अंबर एंटरप्राइजेस का 98 उसका भी है, सिरमा एसजीएस 58, डिक्सन टेक इतना गिर गया, 19,000 वाला शेयर गिर के अभी 12,500 के आसपास हो गया, फिर भी 49 का इसका पी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वही स्थिति है। और हाल के अगर आप हाई से देखेंगे तो केनस्टेक करीब करीब आधा हो गया, मतलब ये अक्टूबर नवंबर के भाव से। अंबर एंटरप्राइजेस में 23% गिरावट, डिक्सन टेक 30%, सिरमा एसजीएस 19%। तो ये वैल्यूएशन करेक्शन तो हो रहा है, बट अभी भी वैल्यूएशंस हायर साइड पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सप्लाई चेन जो थोड़ी सी डिस्टर्ब, डिमांड के सिनेरियो भी थोड़े से वीक हुए, और ये सारी की सारी चीजें हम देखने की सेक्टर में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। तो कई सारे चैलेंजेस है, एक एक करके आपने सारे चैलेंजेस गिनवाया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा वैल्यूएशंस को लेकर है, क्योंकि ये कंपनियां चली भी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा है। एक पहले उस पर एक टेक ले लेते हैं, फिर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाइट है वो भी सुनवाएंगे। एक राय यहाँ पर गौरव जी, इन ईएमएस शेयर्स पर, हालांकि अभिषेक ने आपसे डिक्सन्स वगैरह पे पूछा था, लेकिन इस स्पेस से कुछ और आपको पसंद आ रहा है क्या इस गिरावट पे, जहाँ पे मौके दिख रहे हों, या अभी यहाँ से दूर रहने की सलाह देंगे? विष्णु जी, इस स्पेस में हमारी कवरेज केवल अभी डिक्सन पे ही है, और हमारे पास उसका बाय रेटिंग था। अब यहाँ से काफी ज्यादा गिरावट इसकी आ गई, ऑल्दो हमने अभी अपना वो मेंटेन रख रहे हैं, बट चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ से अभी गिरावट मुझे थोड़ी सी और एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। 10% का और डिक्लाइन इस स्टॉक के अंदर पॉसिबल है, बट हैविंग सेड दैट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अभी भी हमारा इसमें बुलिश इंटैक्ट है। तो बुलिश स्टांस आपका इंटैक्ट है लंबी अवधि के लिए, लेकिन यहाँ से 10% तक की भी गिरावट की संभावनाएं आपको लग भी रही है। चलिए, लेकिन एक अहम डेवलपमेंट है जो बाजार के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी बड़ा है। आज से दिल्ली में यूएस के साथ ट्रेड डील पर चर्चा हो रही है। इस ट्रेड डील का बाजार को बेसब्री से इंतजार है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर क्या उन्होंने कहा है, पहले वो आप सुन लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम मंगलवार से भारत में है और उनके साथ बातचीत निरंतर प्रगति कर रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। While every agreement has many dynamics, I can say with certainty both sides are committed to an early conclusion of the deal, early conclusion of the free trade agreement. Whether it happens 1 month, whether it happens next week or next month, we will wait and watch. चलिए, ये थे ट्रेड डील पर पीयूष गोयल, उनका बयान भी हमने सुना, और देखते हैं कि मार्केट्स इसको किस तरीके से लेते हैं। पर अभी तो फिलहाल देखिए गिरावट का ही शिकार हो रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक। कई सारे काउंटर्स की देखिए हमने चर्चा की ही, बट कुछ एक सरकारी बैंकों पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कोई सब्सटैंशियल सपोर्ट नहीं आ रहा है। अविनाश जी, क्या व्यू रखते हैं आप सरकारी बैंकिंग स्पेस पे, क्योंकि हाल फिलहाल जो बेहतरीन हमने मूव देखा था, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई हुआ था, वहां पर मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स ने ही दिया था। क्या यहां पर मार्केट के मूड और माहौल को देखते हुए समय आ गया है थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में चर्न करने का? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए सृष्टि, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो तीसरी तिमाही का नंबर दिखाएंगे काफी स्ट्रांग आने की अपेक्षा है। इसमें मैं कहूंगा कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये सारे जो बड़े पीएसयू बैंक्स है, इनको डेफिनेटली आपको तीसरे तिमाही में पूरा जीएसटी का इम्पैक्ट, इंटरेस्ट रेट कट का इम्पैक्ट, और प्लस जो कंजम्पशन होने वाला है पोस्ट जीएसटी के कट्स, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी अक्टूबर टू मार्च बैंकों के लिए बिजी सीजन माना जाता है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अगर किसी को थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना है, तो मैं कहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, इवन एसबीआई थोड़े लोअर लेवल्स पे अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करे, क्योंकि अगर जीडीपी का आंकड़ा 7-8% है
और होपफुली थर्ड क्वार्टर में कंजम्पशन बढ़ता है, तो लिक्विडिटी तो बैंकों के पास बहुत है और इसका बेनिफिट इन बैंकों को जरूर मिलेगा। तो थोड़ा टाइम इनको देना पड़ेगा मेरे ख्याल से। देखिए आज के बाजार में भी थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है इन स्टॉक्स के लिए, बट अगर आपका पोर्टफोलियो 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम का प्लान है, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें अच्छी वैल्यू क्रिएशन यहाँ से भी बनेगी। तो आई थिंक डेफिनेटली वर्थवाइल डूइंग लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग इस कैटेगरी इन एट दीज लेवल्स, बट नजरिया मेरे ख्याल से कम 6 to 12 मंथ रखें। ऑलराइट, तो 6 से 12 महीने के लिए कुछ अकाउंटर्स जो कि अविनाश जी ने हाईलाइट किए उन पर नज़र ज़रूर रखेंगे। बट आज पूरे दिन देखिए मार्केट में गिरावट जारी रही, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसकी हमने चर्चा की थी सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था, और हमारे एक्सपर्ट से समझा था कि देखिए 0.5% की तेज़ी है, क्या रिलायंस सपोर्ट करेगा या नहीं, और आज पूरे दिन जो है वो कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया। सौमिल, आपका व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे? रिलायंस इंडस्ट्री पे व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। कई बार हमने चैनल पे बात भी की है। एक बहुत ही अच्छा रैली ऑलरेडी शुरू हुई है, एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास 2 महीने पहले सपोर्ट लिया और अब हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया इन द मंथली वीकली चार्ट्स ऑन द हायर टाइम फ्रेम। तो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू। नीचे में सपोर्ट है 1500 आसपास का, मुझे लगता है कि वो नीचे में नहीं टूटना चाहिए। अगर वहां पे आता है तो डेफिनेटली अब बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऊपर में मेरे जो टारगेट्स हैं वो 1800 के ऊपर के टारगेट्स हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। सो बाय ऑन डिक्लाइन शुड बी द स्ट्रेटजी। नीचे में मुझे नहीं लगता कि 1500 1470 के नीचे ये स्टॉक जाएगा। ठीक है, 1500 1470 ये सपोर्ट लेवल होंगे रिलायंस के लिए, और हम देख रहे हैं कि अब 1550 रुपए के इर्द गिर्द ये शेयर अब घूम रहा है। लेकिन चलिए 3:15 हो गए हैं, कुछ अगर BTST STBT के ट्रेड अगर बनते हैं तो समझ लेते हैं। वैसे मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। शुरुआत आपसे करेंगे। सौमिल जी, आप ही बता दीजिए पहले, कहाँ पर आपके नज़र है बाजार में? BTST STBT के मौके कहाँ मिल रहे हैं? मैं अभी भी मेटल्स के साथ ही जाना चाहूंगा। मेटल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। टाटा स्टील मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है। आज थोड़ा सा मोमेंटम भी है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पर 160 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में मुझे लगता है ये 168 170 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो बाय ऑन टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील को खरीदने की सलाह, 1% की तेजी। गौरव जी, आपका BTST बाइंग करेंगे या फिर कोई शॉर्ट का भी आपके पास सौदा है? अभिषेक जी, नहीं, मैं बाय के साथ ही हूँ। BTST स्टॉक ही आइडेंटिफाई किया है। शुगर प्लस केमिकल प्ले EID पेरी 1042 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसे BTST के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। 1015 का स्टॉप और 1075 तक के मैं टारगेट्स ये स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, 1015 का स्टॉप, 1075 के टारगेट होंगे EID पैरी के लिए। अविनाश सर, आपसे तो BTST नहीं जानेंगे, लेकिन मान लीजिए कि जो दर्शक देख रहे हैं और बाजार के ऐसे माहौल में सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो एकोमुलेशन का शायद मौका हो गया, थोड़ा बाजार थमसा गया, थोड़ा नीचे भी आ रहा है, तो कुछ बताइए, 2-3 स्टॉक बताइए सर जो आपके रडार पर हैं और आपको अच्छी ग्रोथ आगे दिखाई दे रही हो जहां पर। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए हमारा जो पसंदीदा सेक्टर है वो ऑटोमोटिव सेक्टर है, होटल सेक्टर है। तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा टॉप पिक है ऑटोमोटिव सेक्टर में। ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो आपके चैनल पे पहले मैंने श्रीराम पिस्टन्स कहा था। अभी आज के मार्केट में भी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है, करीबन 3100 का रेट है। तो मैं समझता हूँ कि श्रीराम पिस्टन्स में भी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक कंपनी खरीदी है, एक जर्मन कंपनी है जहाँ पे करीबन 1200 करोड़ का रेवेन्यू अभी इनके बुक्स पे अकाउंट होगा। तो करीबन मैं समझता हूँ 3300 3350 का टारगेट प्राइस श्रीराम पिस्टन्स में आप मान के चलिए। और होटल सेक्टर में हमको लगता है कि लेमन ट्री, चैलेट होटल्स, इंडियन होटल्स, ये सारे स्टॉक्स जो है मेरे ख्याल से इनका बिजी सीजन अक्टूबर टू मार्च होता है, तो कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी। थर्ड क्वार्टर के नंबर्स भी काफी अच्छे होने की उम्मीद है। तो होटल सेक्टर और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर यहाँ पे फोकस करिए। और मुझे लगता है कि ये सारे दिग्गज प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल से अभी स्ट्रेटेजी जो भी इन्वेस्टर्स यूज करते हैं उनको उनकी स्ट्रेटेजी में एक बात क्लियरली फोकस करना चाहिए कि कैपिटल सेफ रहना चाहिए और ग्रोथ उसके बाद आएगा।
तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स रहेगा अगर नजरिया आपका 6 to 12 मंथ्स। ठीक है, 6 से 12 महीने के लिहाज से ये कुछ शेयर्स आपको बताए हैं अविनाश जी ने। श्रीराम पिस्टन के अलावा शैलेट होटल, लेमन ट्री जैसे जो हॉस्पिटैलिटी वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी फोकस करने की सलाह है। वेदांता को लेकर एक खबर आ रही है कि कंपनी राजस्थान में बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाने जा रही है। तो कंपनी का नया इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, देश में मेटल और तेल गैस सेक्टर में आगे कैसी ग्रोथ दिखेगी, इस पर हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं एक छोटा सा अंश उसका। Sir, you just spoke about that you'll be setting up India's biggest, largest fertilizer plant in Rajasthan. So, other than that, what are your plans going ahead for the state of Rajasthan? Because your speech was most effective among all speakers. No, there's nothing. But whatever we do, we have a Hindustan Zinc, which we are expanding. But at the same time, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल पार्क बनाए। मेरी हरदम इच्छा रहती है कि हमारे राजस्थान के जो हमारे खून में ही व्यापार है, हमारे खून में व्यापार है, तो रिस्क लेने की क्षमता है हमारे में। तो उनके लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क गवर्नमेंट को परस्यू किया है, जिसमें कि पावर दें, जिंक, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम, इससे बहुत सैकड़ों चीजें बनती हैं। 2 करोड़ भी बन सकती हैं और 50 करोड़ तक बन सकती हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रियां बने और हमारे राजस्थान के लोगों को और उद्यम मिले तो 3 लाख बैरल हम ऑयल भी बनाएंगे। हमारे यहाँ नंदघर में हमारा बहुत इंटरेस्ट है। राजस्थान का एक भी बच्चा कुपोषण से बचे, उसको खाना पूरा मिले, उसको शिक्षा मिले 6 साल तक के बच्चों को, और उसकी देख रेख हो। और जितनी हमारी लड़कियां हैं उन पर मेरी बहुत नजर है, क्योंकि हमारी लड़कियां बहुत सक्षम हैं। बिल्कुल सर। उनको अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस कर देंगे तो उनकी क्षमता और बढ़ जाएगी। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये 3 काम मेरे हाथ में है। एक आपने चीज और बोली कि चांदी का जो है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़े, उसको लेकर भी आपके प्लान्स हैं। और सर, जब हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं कि Q2 के अंदर जो नंबर आए हैं 8.2 की हमने ग्रोथ देखी है, जो सब पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट है, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे आप और कितना कॉन्फिडेंट है, और इंपोर्ट्स की जो इंडिपेंडेंस है वो हम और कैसे कम कर सकते हैं, और उसमें आपके ग्रुप का और क्या योगदान होगा आगे चलकर? नहीं, हम तो पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का काम करते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं। सरकार का काम सरकार को करना है। हमारा काम हम देखते हैं कि मैं जमीन के नीचे में बहुत 40-50 साल से जुड़ा हुआ हूँ, उसी के अंदर मैं लगा रहता हूँ। मेरे को हरदम लोगों ने कहा था कि अपने यहाँ कुछ है नहीं, जमीन के नीचे कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पूरा विश्वास था कि हमारे जमीन के अंदर, क्योंकि हमने पुरखों का देखा है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज आप देखें, सोना है, चांदी है, कॉपर है, फर्टिलाइजर है, लेकिन ये विदेशी के लोगों ने ये हमारे देश को इस तरह से बना दिया कि खाली हम इंपोर्ट करें और हमारे सारे पैसे वो लेके जाएं। उसकी प्रथा तोड़ी है और आगे आने वाले दिनों में हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास जितनी भी हमें, क्योंकि सब चीज खनिजी है, सब चीज खनिजी है, वो हमारे यहाँ उत्पादन हो हर चीज का, और जो उत्पादन होगा तो उससे प्रोसेस होगा, प्रोसेस में इंडस्ट्री लगेगी। लेकिन हर आदमी आज हिंदुस्तान में इतना कॉशियस है एनवायरनमेंट को लेकर कि आज कोई भी हम पर उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि जैसे हम लोग अपने किचन को चलाते हैं वैसे हम अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। हम सस्टेनेबल मैनर से इंडस्ट्री चलाएंगे, और उससे सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जो रोजगार मिलेगा उसका आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें आदमी काम करने वाले नहीं मिलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी बात है। सारे लोग भी तैयार हैं और लड़कियां भी हमारी आज तैयारी हो रही हैं। सर, तो कोई डेटा, सर आप नंबर टारगेट कर रहे हैं कि इतना निवेश करेंगे राजस्थान के अंदर आने वाले सालों में, कोई आपने एक नंबर टारगेट किया है सर? हाँ, हम लोग 3 साल के अंदर में 1.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। ऑयल एंड गैस और जिंक में और नंदघर में हम बहुत इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं। और अविनाश सर, ये कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब
सारी आपको याद है एक समय था कि नहीं ये डिलिस्ट कराना चाहती थी कंपनी खुद को, उसके बाद ये है कि नहीं कंपनी डिमर्ज करेगी। अब वो डिमर्जर के प्लान पता नहीं कहाँ पर अटक गए हैं। अभी उड़ीसा गए थे अनिल अग्रवाल साहब, तो वहाँ पर भी कुछ MOU करके आए सरकार के साथ वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी राजस्थान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हालांकि ये कि हाँ शेयर होल्डर को रिवॉर्ड किया भी है वेदांता ने। अगर हम देखेंगे तो अप्रैल में 350 पौने 400 रुपए के भाव थे, वहां से 500 रुपए का हो गया है। कैसी लगती है सर आपको कंपनी ये, और क्या निवेश के लिहाज से ये बढ़िया कंपनी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अनिल अग्रवाल का जो पैशन है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, वो क्लियरली दिखता है। वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं और ग्रुप भी काफी बड़ा है। अभी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद 5 अलग अलग कंपनियां होने वाली है। तो मुझे लगता है कि देखिए, ग्रोथ तो इस ग्रुप का डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मेटल स्पेस में ये काफी बड़े दिग्गज प्लेयर है। ऑयल एंड गैस में भी इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो जिनको साल 1.5 साल का नजरिया लेके काम करना है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कंसोलिडेटेड एंटिटी में अगर वो पैसा लगाते हैं तो उनको 5 शेयर मिलने की बेनिफिट मिलेगी। और सारी कंपनीज अपने अपने जगह पे वेरी वेल पोजिशनड है। लेकिन जो कंपनी इस मर्जर डीमर्जर में प्रेजेंट नहीं है, हिंदुस्तान जिंक, उसके ऊपर भी फोकस करिए, क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस जिस हिसाब से भागे हैं अभिषेक, मुझे लगता है कि अगला क्वार्टर और आने वाला जनवरी टू मार्च क्वार्टर अगर सिल्वर प्राइसेस यहीं पे रहते हैं तो हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी तरह से इनका बेनिफिट मिले। तो मैं कहूंगा कि जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, ऐसे मार्केट में जरूर ऐसे स्टॉक में थोड़ा निवेश कीजिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना जरूरी है। हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी तो वेदांता भी बेनिफिशियरी है, लेकिन डायरेक्ट अगर चांदी की कीमतों को अगर आपको प्ले करना है तो बेहतर होगा हिंदुस्तान जिंक में जाए। और कंपनी ने हिंदुस्तान जिंक के लिए जो ग्रोथ का जो नया लक्ष्य भी रखा है कि अपने उत्पादन क्षमता को भी डबल करेंगे। हालांकि इनके जो माइनिंग्स है जहां पर जिंक और लेड की माइनिंग होती है और उसी का बाई प्रोडक्ट चांदी है, और सबसे कम लागत वाले इनके रिफाइनिंग है। जो रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन क्षमता है वो 1.123 MTPA की है, जो पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाले माइनिंग ये चलाते हैं। तो ये चीज़ें जो काफ़ी बेनिफिट देंगी, और चांदी के दाम जिस तरह से बढ़े डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं। मेटल्स पे हमने काफ़ी चर्चा की, कुछ और कमज़ोर स्टॉक्स को निकालते हैं कि आज क्या कर ले। KEI इंडस्ट्रीज़ आज ये भी कमज़ोर है, 3.5% गिरा हुआ है। इसमें क्या करना चाहिए गौरव जी? KEI इंडस्ट्रीज़ विष्णुमोहन जी, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति है। स्टॉक अपने सपोर्ट के पास आ गया है। गिरावट का आज ये पहला दिन है इस शेयर के अंदर। 39-38 की रेंज में चल रहा है। सपोर्ट्स आर वेरी मच नीड बाय। आई थिंक थोड़ा टाइम इसे दे दें, शायद ये रिस्क के अंदर रिकवरी आ जाएगी। अगर मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी ड्रॉ करूं तो नीचे से एक इन्वर्टेड फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी नजर आता है मुझे। तो आई थिंक इसमें होल्ड रखना चाहिए अपनी पोजीशन को, नथिंग टू वरी अबाउट। सकते इटर्नल आज भी कमज़ोर है, 3% के आसपास की गिरावट दिख रही, 284 पे आ चुका है। कल हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि 260 से 270 बढ़िया लेवल है। आप बताइए सौमिल जी, क्या राय है इटर्नल को लेकर? इटर्नल में इस समय मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जोन है यहाँ पर अराउंड 280-283 के आसपास। हावेवर ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ट्रेंड डाउन है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, और नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड अगर 280 का यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट है, लेकिन उसके नीचे अगर उसके नीचे जाता है या सस्टेन नहीं होता है इस लेवल्स पर तो नेक्स्ट लेवल वुड बी 257 बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा, और वहां पे एक सपोर्ट जोन भी है। ट्रेंड डाउन है तो इससे दूर रहें, इस समय अवॉइड करने की सिचुएशन रहे, बाई साइड पे ना सोचें। ऑलराइट, तो चलिए इटर्नल को लेकर ये राय, आज 3% की कमज़ोरी फिलहाल आज ये स्टॉक ज़रूर दिखा रहा है। पर इसी के साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का और हमारे मेहमानों का हम शुक्रिया करना चाहेंगे, आज अपने समय निकाला। गौरव, अविनाश और सौमिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे एक्सपर्ट्स के लिए ढेर सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ भी लाए और ऐसे मार्केट में उनको गाइड भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया। पर चलिए अब कुछ ही मिनट रह गए हैं मार्केट क्लोज होने में, सीधे चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, जहां पर आज का दिन देखें तो फिर से गिरावट का शिकार होते हुए भारतीय बाजार। बट आज ग्लोबल मार्केट्स जो हैं थोड़ा सा हैंडओवर उसका देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि FOMC बैठक और वहां से क्या कुछ निर्णय सामने आता है, ग्लोबल मार्केट्स का क्या मूड और माहौल रहता है, वो हम ज़रूर देखेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी बहुत उथल पुथल वहाँ पर भी है, उसका और रब ऑफ इम्पैक्ट आता है भारतीय बाजारों पे, या फिर रिकवरी में भागीदार या फिर हिस्सा लेते हैं भारतीय बाजार, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। पर आज के दिन
हमने देखा कि निफ्टी 50 लगभग 90 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार यहाँ पे 25,800 के नीचे का क्लोज जो है आप देखेंगे। साथ ही साथ निफ्टी बैंक 59,000 के नीचे आज क्लोज होता हुआ दिखेगा। लगभग 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आप देख सकते हैं क्लोजिंग के समय। कुछ एक काउंटर्स जहां पर आज अच्छा एक्शन था, मेटल काउंटर्स इसको लीड करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पे हिंडाल्को, टाटा स्टील, इनमें एक अच्छा एक्शन था। और चांदी की धुआंधार तेजी के बाद हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में रुकने का नाम नहीं लिया। वहीं इंटरग्लोब एविएशन की फिर से एक बार क्रैश लैंडिंग हुई, बना निफ्टी का टॉप लूजर। डीजीसीए से निर्णय मिल चुका है कि 10% यहाँ पर आपको अपने फ्लाइट ऑपरेशंस कम करने पड़ेंगे। बट ट्रेंट, इटर्नल, ये कुछ मार्केट के फेवरेट्स जो हैं आज फिर से पिटते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ कुछ एक हाई बीटा काउंटर्स और ईएमएस स्पेस के काउंटर्स आप देख लीजिए, चाहे वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो जहां पर 9% की गिरावट थी। और तमाम क्लैरिफिकेशंस के बावजूद भी आज केन्सटेक में फिर से लगभग 10% की हमने कमजोरी देखी। हम चर्चा कर ही रहे थे कि कैसे अब बीएससी और एमसीएक्स जैसे काउंटर्स भी जो हैं थोड़े कमजोर हो रहे हैं, और आज फिर से हमने 5% से ज्यादा इन काउंटर्स में कट देखा। और साथ ही साथ पेटीएम के ईआई इंडस्ट्रीज वो कुछ काउंटर्स थे जो कि बने एफएनओ के टॉप लूजर्स। अब बात कर लेते हैं बढ़ने वाले कुछ काउंटर्स की। संख्या कम है बट यहाँ पर लीड करते हुए दिख रहे थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एफएनओ स्पेस से, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफआईआई की लिमिट बढ़ने से एक्साइटमेंट था। आयशा मोटर्स, एचडीएफसी, एएमसी और सीमेंस, ये कुछ काउंटर्स जरूर थे जहां पर आज हरे निशान में हमने कारोबार देखा। मार्केट की ब्रेथ आज खराब थी पर बहुत खराब नहीं बोलेंगे, बट ओवरऑल आज का दिन हमने देखा कि मार्केट में गिरावट हावी होती हुई दिखी। हालांकि इंडिया विक्स में बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं था, बट जैसा कि हमने बताया अब ग्लोबल हैंडओवर देखना जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एफओएमसी में क्या निर्णय आता है, रेट कट जिसकी सब उम्मीद कर रहे हैं वो होगा या फिर उसके लेकर कमेंट्री क्या आएगी, ये देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। पर चलिए इसी के साथ मुझे, विश्वमोहन और अभिषेक को यहीं पे दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आपकी कल की तैयारी भी हम कराएंगे और ब्रेक के उस पर प्रशांत आपके साथ जल्द जुड़ेंगे।